हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन्स ब्यूरो। एक लंबे अंतराल के बाद इस मंथ में ये आपकी पहली क्लास होगी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूँ। वर्ल्ड के सबसे बड़े प्राइजेस के बारे में बातचीत करेंगे, नोबेल्स प्राइज़ के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई अवार्ड है तो इस धरती पर तो वो है नोबेल अवार्ड ही। नोबेल मिलने का मतलब ही होता है कि आपने उस क्षेत्र में उत्कृष्टता को हासिल कर लिया, यानी अपने ह्यूमैनिटी के लिए यानी मानवता के लिए जो सबसे ऊंचे दर्जे का कोई काम किया हो उसे ये नोबेल दिया जाता है। कुछ खास क्षेत्रों में इसे दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये नोबेल अवार्ड की शुरुआत कैसे की गई, नोबेल अवार्ड के हिस्ट्री को देखेंगे। जैसे कि जानते हैं नोबेल अवार्ड हर वर्ष दिया जाता है। ये हर वर्ष 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है और जबकि इसकी घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है। तो इस 3-4 महीने के जो होते हैं एग्जाम, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर मार्च तक के जो भी एग्जाम होते हैं, उसके लिए नोबेल अवार्ड एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के रूप में सामने आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल अवार्ड से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सबको देखेंगे और कुछ हिस्ट्री को भी देखेंगे। जो बहुत सारे हिस्ट्री छुपी रह जाती है उस सब को हम लोग आज जानेंगे। हम लोग इस वीडियो को 3 पार्ट में देंगे। जैसे कि ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग अल्फ्रेड नोबेल की बायोग्राफी और नोबेल अवार्ड से रिलेटेड बाकी फैक्ट को जानेंगे। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग इंडियन नोवेलिस्ट जो भी है उनके बारे में जानेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। और 2021 में अभी नोबेल की घोषणा कर दी गई है कि इनको दिया जाएगा, उनके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में ये 5 फैक्ट से रिलेटेड जो भी नोबेल से और भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उस सब के ऊपर एक एमसीक्यू क्विज भी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उससे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो नोबेल अवार्ड आखिर शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो एक आदमी था, बहुत ही अमीर था, बहुत ही पैसे वाला था, लेकिन उसकी ना कोई फैमिली थी, ना उन्होंने शादी की थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे। तो उन्होंने अपनी जो भी धनराशि थी, जितने भी अपनी संपत्ति जमा किए थे, उसके लिए वो उन्होंने कई सारे विल बनाए थे। और अपने अंतिम समय में उन्होंने जो अपनी आखिरी विल बनाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी संपत्ति के 94% हिस्से को वो दान करते हैं मानवता के क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट काम करेंगे उसे देने के लिए, यानी कि एक प्राइज सीरीज को शुरू की थी। वो व्यक्ति और कोई नहीं, अल्फ्रेड नोबेल थे। तो अल्फ्रेड नोबेल की हिस्ट्री को कुछ देखेंगे कि एक कंट्री है स्वीडन, स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में एक फैमिली रहता था। इमैनुअल नोबेल नाम का एक फैमिली था जिनके 8 बच्चे थे, जिनमें से चौथा नंबर का जो बच्चा था वो थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। इनका जन्म इमैनुअल नोबेल के घर में हुआ था। इमैनुअल नोबेल का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा इन द सेंस कि वो पैसों से नहीं अच्छा रहकर बल्कि पढ़ाई लिखाई से बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फैमिली में उनके चाचा हो गए अल्फ्रेड नोबेल के, या उनकी मम्मी हो गई, उनके पापा हो गए, सब इंजीनियरिंग थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, सब इन्वेंटिंग लाइन से थे, यानी कि कुछ न कुछ खोज में लगे रहते थे। और कह सकते हैं कि वो लोग एक अच्छे पढ़े लिखे हुए फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन इमैनुअल नोबेल भी बहुत सारी खोजें करते रहते थे, बहुत सारे इन्वेंटर में लगे रहते थे कि कुछ इन्वेंट करे, लेकिन उनमें उनको इसमें सक्सेस नहीं मिला। इस कारणवश उनकी कई सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उनका घर का चलना मुश्किल हो गया। तो अंत समय में जब अल्फ्रेड नोबेल 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी इमैनुअल नोबेल कमाने के लिए स्वीडन देश को छोड़कर एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, वहां चले गए थे 1837 में, जब अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ 4 वर्ष के थे। जो भी खर्चा था घर का उनके माँ द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि पिताजी जो है वो 1837 में कमाने के लिए रूस चले गए थे। कुछ ही दिनों में पिताजी का काम जो रूस जाके करना शुरू किए थे वो अच्छा चलने लगा और उनको रूस अच्छा लगने लगा, वहाँ पर लोग उनको अच्छे लगने लगे, वहाँ का काम उनका अच्छा चलने लगा। तो 1842 ईस्वी में नोबेल की जो बाकी फैमिली थी
जो कि स्वीडन में थी, उन्होंने सबको स्वीडन छोड़ के यानी स्टॉकहोम छोड़ के रूस बुला लिया। तो अल्फ्रेड नोबेल भी रूस चले गए। वहां पर जब इनका पिताजी का धंधा अच्छा चलने लगा था, अच्छा कमाने लगे थे, और धीरे धीरे अल्फ्रेड नोबेल भी बड़े हो गए थे। 1842 में जब ये रूस गए तो आप देख सकते हैं ये 9 साल के हो गए थे। अब इन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में जाना था। इनको पढ़ाई में रुचि बचपन से ही था, क्योंकि जब ये 4 वर्ष के ही थे उस समय से ही अपने माँ के करीब बहुत रहते थे। माँ भी इंजीनियरिंग फील्ड से थी, तो बहुत सारे सवाल करते रहते थे, जिससे इनका माइंडनेस क्वेश्चनिंग जैसा हो गया था। और ये क्या एक अच्छी सोच से लगता था लोगों को कि ये पढ़ने के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, और ऐसा ही इन फ्यूचर हुआ। जब वो स्वीडन से छोड़कर रूस चले आए तो उनके पिताजी ने इनको पढ़ाने के लिए एक अच्छे शिक्षकों को पास भेज दिया गया। वो ध्यान ला के अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ाई भी की और मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक केमिस्ट बन गया। सोच सकते 16 वर्ष की उम्र में एक केमिस्ट बन के, जो कि अभी के समय में संभव नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ाई के क्षेत्र में कितना अग्रेसन था, कितना उसमें ध्यान लगता था। आगे चलकर अल्फ्रेड नोबेल इंजीनियर और इन्वेंटर भी बनते हैं, यानी कई सारी खोजें भी करती है। अल्फ्रेड नोबेल इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्वीडिश जैसे कई भाषाएं सीखी थी। तो ये भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आदमी अगर इतनी सारी भाषाएं जानता है तो उनका मानसिक स्थिति कितनी अच्छी है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता है या उसे सीखता है तो उसकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती है। और अल्फ्रेड नोबेल ने इन 5 लैंग्वेजों में भाषा सीखी हुई थी, तो इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि अल्फ्रेड नोबेल कितने तेज दिमाग के थे। अब जब ये बड़े हो गए तो पिताजी की कंपनी तो अच्छी चलने ही लगी थी, तो इन्होंने भी अपना ध्यान कंपनी की ओर दिया और कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जो इनके पिताजी की थी उसी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन हुआ ये कि इनके पिताजी की जो कंपनी थी वो एक आर्म्स इक्विपमेंट जो होते हैं, जो लड़ाई में युद्ध में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें बनाते थे। और उस समय एक युद्ध चल रहा था, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स है उनका बारे में एक फेमस नाम है। इसके अलावा कई सारे और नाम है। जब हम क्रीमिया युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो क्रीमिया युद्ध के समय इनकी कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही थी, क्योंकि जो भी रूस कंट्री को इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी वो इनके पिताजी की कंपनी से ही लिया जाता था। लेकिन 1856 में क्रीमिया युद्ध समाप्त हो गया। क्रीमिया युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे कंपनी का जो भी कमाई होता था वो धीरे धीरे घटने लगा। कंपनी अब धीरे धीरे घाटे की ओर बढ़ने लगी और 1859 ईस्वी में इस कंपनी का दिवालिया हो गया। अब सोच सकते हैं जो अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी स्वीडन छोड़ के स्टॉकहोम आए थे काम करने के लिए, और इतनी अच्छी तरह से कंपनी बढ़ाते हैं और 1859 तक कंपनी दोबारा दिवालिया हो जाती है, जिससे इनकी घर की स्थिति फिर से खराब हो जाती है। जैसी स्थिति 1837 में स्वीडन में रखी हुई थी वैसी स्थिति दोबारा से 1859 में हो गई। घर की हालत पूरे खराब हो गए। इसी बीच इनके 8 भाई बहनों में 2 भाई बहन की मृत्यु भी हो गई और इनके घर की हालत और खराब होती चली गई। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल क्योंकि पढ़े लिखे फैमिली से थे, अगर घर की संपत्ति चली भी जाए, उनका घर का सामान खत्म भी हो जाए, उनके पैसे संपत्ति समाप्त भी हो जाए, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल एक तेज दिमाग के थे, तो उन्होंने मात्र 3 साल के बाद ही एक छोटी सी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। कहाँ पर? रूस में ही। रूस में ही अल्फ्रेड नोबेल ने 1862 में एक छोटी सी कंपनी लगाई, जिससे वो एक प्रोडक्ट था नाइट्रोग्लिसरीन, उसका द्वारा कंपनी को चलाते थे। उसी प्रोडक्ट को सेल और मैन्युफैक्चर का काम करते थे। 1864 मात्र 2 साल के बाद ही कंपनी में आग लग गई, जिससे फिर से इनके घर में संकट की स्थिति आ गई। इनको बहुत ही जोर का धक्का लगा, क्योंकि इसी घटना में इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और कई सारे वर्कर्स भी मारे गए। इसका कारण यही था कि नाइट्रोग्लिसरीन जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते थे, तो नाइट्रोग्लिसरीन एक ज्वलनशील पदार्थ है और उसमें बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती थी, जिससे क्या हुआ कि पूरी कंपनी में आग लग गई और इस बीच उनके छोटे भाई और कई सारे वर्कर्स भी मारे गए, जिससे इनको काफ़ी धक्का लगा। क्योंकि छोटे भाई के साथ साथ इनकी कंपनी की बदनामी बहुत हुई और कंपनी की अभी 2 साल हुए ही थे और इस तरह से इनका कंपनी का नुकसान हो जाना इनके लिए एक बहुत ही गहरे धक्के की बात थी।
लेकिन चूंकि अल्फ्रेड नोबेल इतनी छोटी सी बात से हार नहीं माने, वो मात्र 3 साल बाद 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया। ये डायनामाइट का आविष्कार इसी नाइट्रोग्लिसरीन के सहायता से किया गया था, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि अगर कोई नाइट्रोग्लिसरीन से कंपनी में आग लगा सकता है तो क्या इसी प्रोडक्ट को हम लोग यूजफुल रूप में क्यों नहीं बना सकते। तो 3 साल के बाद ही 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया, और ये डायनामाइट के आविष्कार के कारण ही अल्फ्रेड नोबेल आज तक फेमस है। अल्फ्रेड नोबेल को ये आविष्कार बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि इसी आविष्कार के बाद इनको लगभग 350 पेटेंट कंपनियां मिली। पेटेंट इन द सेंस कि ये जो डायनामाइट आविष्कार किए थे, ये उस समय के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट था, जिसके द्वारा रेलवे हो गया, रोड हो गया, ये सब के में बहुत ही जरूरत के लिए यूज होता था। जैसे कि रेल की पटरियां बनाने के लिए या पहाड़ों को तोड़ने के लिए, कहीं विस्फोट कराने के लिए इस डायनामाइट का बहुत यूजफुल था। और इसने इस तरह से बना दिया था कि पहले जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन अनकंट्रोल्ड रूप से जलता था, उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता था, लेकिन इन्होंने डायनामाइट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलाकर इसको इतना अच्छा तरह से बना दिया था, इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था, आसानी से इसको कंट्रोल रूप में विस्फोट किया जा सकता था, जो कि इसके लिए काफी यूजफुल साबित हुआ। ऐसा नहीं था कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा ये पहला इन्वेंशन था, इससे पहले इन्होंने 355 इन्वेंशन कर दिए थे। सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 355 इन्वेंशन कर चुका हो तो वो कोई सिंपल मैन तो हो नहीं सकता। लेकिन उनका खास जो इन्वेंशन कहा जाए तो वो डायनामाइट ही था। डायनामाइट का आविष्कार जब उन्होंने 1867 में किया, उसके बाद 350 पेटेंट कंपनियां उसके साथ जुड़ी, जिससे इनको काफी पैसे आए। पेटेंट का मतलब ही होता है कि इन्होंने अपना जो डायनामाइट का जो फॉर्मूला था वो बाकी कंपनियों को पसंद आया कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है, तो इनके पास आते थे, ये बोलते थे कि मेरे को आपका प्रोडक्ट चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल ने उनको प्रोडक्ट देने के लिए कुछ धनराशि का रखा गया था कि इतनी धनराशि दीजिए और हमारे फॉर्मूला को ले जाइए। तो इतने इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने आविष्कार डायनामाइट का पेटेंट करा लिया था, ताकि कोई और इनके फॉर्मूला को चोरी ना कर सके। बाकी लोग जो भी आएंगे वो इनके अंदर ही कहलाएंगे। इसीलिए 350 पेटेंट कंपनियां इनसे जुड़ी, जिससे इनको काफी पैसे मिले। और ये 350 कंपनियां सिर्फ रूस से नहीं, यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरे 5 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, सारे महाद्वीप के लोग इनके इन्वेंशन से खुश हुए थे और उनका यूजफुल किए थे और पेटेंट के भागीदार बने थे। तो इससे इनको काफी पैसे आ गए, बहुत ही अमीर बन गए, घर की स्थिति और बहुत अच्छी हो गई। और ये इस समय तक 1867 तक ये सिर्फ रूस में नहीं, यूरोप में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फेमस हो चुके थे। सब लोग इन्हें पहचानने लगे थे। एक बड़ी हस्ती के रूप में 1867 में सबके सामने ये आ गए थे। और हुआ क्या कि जब ये इनकी कंपनी अच्छी चलने लगी, डायनामाइट का आविष्कार अच्छा इनका साबित हुआ, तो इसके बाद ये आगे एक इंटरेस्ट जगाए थे आर्म्स फैक्ट्री की फील्ड में। ये चाहते थे कि कोई आर्म्स फैक्ट्री इनका भी हो, कि ताकि ये और भी पैसे कमा सके और लोगों की मदद कर सके। तो इसी के बाद अगले ही साल 1894 में एक फैक्ट्री है, बोफोर्स आर्म फैक्ट्री, शायद इसका आपने नाम सुना होगा। राजीव गांधी के समय 1986 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि बोफोर्स तोप घोटाले में भारत भी शामिल है। और ये कांग्रेस से सरकार में आया था, तो कांग्रेस में इसमें काफी बदनामी हुई थी, क्योंकि इस घोटाले में स्वीडन की कंपनी बोफोर्स के कई लोग और भारत के कई लोग के नाम सामने आए थे, जो कि स्वीडन के एक एनजीओ द्वारा साबित किया गया था। तो अभी भी जब भी कोई भी इलेक्शन जब भी आता है तो एक बार बोफोर्स आर्म फैक्ट्री वाले जो घोटाले हैं उसका नाम जरूर आता है। तो ये बोफोर्स आर्म फैक्ट्री अल्फ्रेड नोबेल से कैसे जुड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि 1894 में बोफोर्स आर्म फैक्ट्री, असल में ये एक आर्म्स फैक्ट्री पहले नहीं थी, बल्कि ये एक आयरन स्टील कंपनी थी, जिसको अल्फ्रेड नोबेल ने अपने अंदर ले लिया था और उसे एक आर्म्स फैक्ट्री के रूप में चेंज कर दिया था। एक घटना 1888 में, इस समय सुबह सुबह अल्फ्रेड नोबेल अपने घर में अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक खबर आई होती रहती है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ, यानी कि एक मौत के सौदागर का मौत।
जो कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में लिखा गया था। यानी कि इसमें लिखा गया था कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक मौत के सौदागर थे, उनकी मौत हो गई, यानी कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ हो चुकी है। लेकिन असल में इनकी मौत नहीं हुई थी, इनके भाई की मौत हुई थी, लेकिन गलती से इस अखबार में इनका नाम छाप दिया गया था, जिससे इनको इस बात से बहुत ही तकलीफ हुई और इन्हें ये महसूस हुआ कि ये इतने अमीर व्यक्ति होते हुए भी इनका नाम इस तरह से लिया जाएगा इनके मरने के बाद। यही बात इनको बहुत ही अजीब लगी और इसी के लिए उन्होंने ये ऐसा सोचा कि आखिर ऐसा क्या करे कि इन फ्यूचर इनको इस तरह से ना याद रखकर किसी अच्छी तरह से याद रखे। मतलब ऐसा लोग ना कहे इनके मरने के बाद कि ये एक मौत के सौदागर थे। तो इसके लिए इसीलिए उन्होंने कई सारे विल तैयार करना शुरू की। उन्होंने तो सबसे पहले 1889 में ही विल तैयार की थी, लेकिन जैसे जैसे वो उम्र उनका बढ़ते गया तो वो अपने विल में बदलाव करते रहे और लास्ट विल उन्होंने 1895 में एक तैयार की थी, जिसमें उन्होंने मानवता के क्षेत्र में प्राइज देने की सीरीज को चालू करने की बात कही थी और उसमें जो भी पैसा या संपत्ति दिया जाएगी, धनराशि दी जाएगी, उसमें इनकी संपत्ति का 94% हिस्सा रहेगा। तो अपने जितनी भी संपत्ति थी उसकी 94% हिस्सा दान के रूप में इन्होंने इसी विल के तहत 1895 विल के तहत दिया गया था। तो ये विल जो है वो कोर्ट में जमा कर दिया गया था। तो जब इनकी मृत्यु अगले ही वर्ष जब 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई, मात्र 63 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये विल कोर्ट में पढ़ा गया। तो इसके बाद एक फैसला लिया गया और एक कमेटी बनाई गई 1887 में, नोबेलियन समिति यानी नोबेलियन कमेटी एक बनाई गई, जिसके तहत ही हर वर्ष नोबेल अवार्ड अभी भी दिया जाता है और ये अवार्ड 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा ये राशि दान की गई थी तो इसलिए इस अवार्ड का भी नाम नोबेल अवार्ड कर दिया गया। लेकिन सबसे पहली बार नोबेलियन समिति द्वारा अवार्ड 1901 यानी 1901 में वितरण किया गया था। शुरुआती समय में ये 5 फील्ड में दिया जाता था। वो फील्ड थे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस। यही 5 फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन 1969 में एक और फील्ड जुड़ा था जो थे इकोनॉमिक्स। तो कहा जाए तो अभी टोटल 6 फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। वो कौन कौन सा फील्ड है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। तो ये जो इकोनॉमिक्स फील्ड है वो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा उनकी 300वीं वर्षगांठ की खुशी में 1968 में घोषणा कर दिया गया था कि हर वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाए और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। किस बैंक के द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा यह घोषणा की गई थी उनकी 300वीं वर्षगांठ। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई बैंक। उसी तरह स्वीडन के एक सेंट्रल बैंक के द्वारा ही 300वीं वर्षगांठ पर 1968 में घोषणा किया गया कि अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड दिया जाएगा। और पहली बार कब दिया गया? 1969 में अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल अवार्ड दिया गया। अगर कोई आपसे पूछे कि नोबेल अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है, तो ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कहा गया है कि हर वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है। ना ही नोबेलियन कमेटी ने भी ये निश्चित किया गया कि हर वर्ष कितनी धनराशि अवार्ड के रूप में दी जाएगी। इसका उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि हर वर्ष इसमें कई बदलाव किए गए। जैसे अगर अब 2021 की बात किया जाए तो इस वर्ष 10 मिलियन एसईके मतलब स्वीडिश क्रोन, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया गया है हर एक फील्ड में। जबकि 1980 में ये 8.8 मिलियन स्वीडिश क्रोन था, 2012 में 8 मिलियन स्वीडिश क्रोन हो गया था, 2009 में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन हुआ और 2017 में फिर से ये घट के 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन हुआ। यानी कि अभी तक कहीं भी कंफर्म नहीं किया गया कि हर वर्ष कितनी धनराशि नोबेल अवार्ड में दी जाएगी, ये कहीं नहीं बताया गया। नोबेल अवार्ड जैसे कि मैंने बताया 6 फील्ड में दिया जाता है और हर एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल अवार्ड दिया जा सकता है। मैक्सिमम 3 लोग हैं, मिनिमम आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं या फिर 0 भी रख सकते हैं। मैक्सिमम 3 लोग। इसका आपका उदाहरण देख ही सकते हैं। इस वर्ष भी किसी फील्ड में 2 अवार्ड मिले, किसी फील्ड में 3 लोगों को अवार्ड मिला है। मैक्सिमम कहा जाए तो 3 लोगों को एक फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड जो 6 फील्ड है उसमें से 5 फील्ड ऐसे हैं
जिसका अवार्ड स्वीडन में दिया जाता है, जहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था, स्टॉकहोम स्वीडन, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ से सिर्फ 5 फील्ड में ही नोबेल अवार्ड दिया जाता है। सिर्फ एक फील्ड है, वो है शांति यानी पीस का नोबेल अवार्ड जो है वो नॉर्वे देश के संसद में नॉर्वे के किंग के उपस्थिति में दिया जाता है। यानी कि पूछा जाए तो सिर्फ एक ही अवार्ड है पीस का अवार्ड जो कि नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी 5 अवार्ड स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जब देना शुरू किया गया था तब कहीं नहीं कहा गया था कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, मतलब मरणोपरांत लोगों को दिया जाएगा या फिर जीवित लोगों को दिया जाएगा, किसी इस तरह की किसी बातों का चर्चा नहीं किया गया था। तो शुरू के समय में मरणोपरांत भी नोबेल अवार्ड दिया गया था, लेकिन 1974 में एक रूल बना जिसके तहत मरणोपरांत अवार्ड देना बंद कर दिया गया, यानी कि किसी की निधन के बाद ये नोबेल अवार्ड नहीं दिया जा सकता। अभी तक सिर्फ 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल अवार्ड दिया गया था, वो 1974 से पहले ही दिया गया था, क्योंकि 1974 से ये रूल बन गया कि मरणोपरांत नोबेल अवार्ड किसी को नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग जो कि देख लेते हैं कि सबसे पहला नोबेल अवार्ड 1901 यानी 1901 में देना शुरू किया गया था। तो सारे फील्ड में किन किन लोगों को किस किस विषय के कारण उन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है उसे जान लेते हैं। तो जैसे कि केमिस्ट्री के फील्ड के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे पहला अवार्ड 1901 में जैकोबस एच वेंटॉप को दिया गया था उनके ऑस्मोटिक प्रेशर एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो विलियम कॉनरेड रॉन्टेजन, इनका नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने डिस्कवरी किया था एक्सरे का। एक्सरे के खोज के कारण ही इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक्चुअली में इन्होंने एक्सरे खोज तो 1896 में ही कर लिया था, लेकिन इन्हें नोबेल अवार्ड 1901 में इन्हीं की डिस्कवरी एक्सरे के लिए दिया गया था। नेक्स्ट अगर मेडिसिन की बात किया जाए तो एमिल वन वहरिंग को सबसे पहला नोबेल अवार्ड दिया गया था। उनकी डिप्थीरिया के विरुद्ध में एक थेरेपी की इन्होंने खोज की थी, सीरम थेरेपी। उसके लिए इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहला 1901 में अवार्ड दिया गया था। और लिटरेचर की बात किया जाए तो उस समय एक पोएट थे सुली प्रूडहोम नाम के एक पोएट थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी और अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग लाइफ के ऊपर एक पोएम लिखे थे, जिनके लिए उन्हें लिटरेचर के फील्ड में पहला अवार्ड 1901 में दिया गया था। वो कौन थे? सुली प्रूडहोम। नेक्स्ट अगर बात की जाए पीस का, तो पीस के रूप में आपने नाम सुना ही होगा हेनरी डुनेंट के बारे में, और एक और थे एफ पैसी। हेनरी डुनेंट और एफ पैसी। हेनरी डुनेंट कौन है? तो इन्होंने रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था इन्होंने ही, और प्रशांतीय क्षेत्र में लीडिंग के लिए इन्हें पहला शांति पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? हेनरी डुनेंट और एफ पैसी को। यही 5 अवार्ड थे जो 1901 में दिए गए थे, ये 5 क्षेत्र में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में। लेकिन अगर छठा क्षेत्र जो 1969 में दिया गया था पहली बार, वो था इकोनॉमिक्स का क्षेत्र। इसमें सबसे पहली बार आर फ्रिंच और जे टिनबर्गन को दिया गया था, जो कि डायनामिक मॉडल तैयार किए थे। किस चीज़ का? एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी अर्थशास्त्र के एनालिसिस करने के लिए दोहरी मॉडल श्रृंखला तैयार की थी। किन्होंने? आर फ्रिंच और जे टिनबर्गन ने 1969 में इन्हें पहला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कुछ लॉरिएट के बारे में जान लेते हैं। लॉरिएट इन द सेंस कि वो नोबेल विजेता जो किसी न किसी कारण से खास रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे वैसे विजेता के बारे में जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसे कि एक है मैडम क्यूरी, जिन्हें 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। इसके साथ इनके पति को भी इसके साथ अवार्ड दिया गया था। उनके पति कौन थे? पियरे क्यूरी को भी अवार्ड दिया गया था। पियरे क्यूरी को भी इन्हीं के साथ 1911 में इन्हीं के साथ पियरे क्यूरी को भी 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में ही रेडियो एक्टिविटी के लिए अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, जैसे कि इनको दोनों को एक साथ अवार्ड दिया गया था एक ही समय, तो अवार्ड जो है उनकी जो धनराशि है इन दोनों में बराबर बराबर हिस्सों में बट गई होगी। उसी तरह अगर कभी भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो किसी फील्ड में अगर एक आदमी को दिया गया
तो उसको पूरे पूरे जैसे बताया कि 2021 में मान लीजिए कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया गया है, तो अगर एक व्यक्ति को दिया तो पूरा पूरी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दे दिया जाएगा। अगर 2 व्यक्ति को दिया गया तो 50-50 दोनों में बट जाएगा। अगर 3 व्यक्ति को दिया गया तो 33 में बांट दिया जाएगा, या फिर किसी एक को पूरी धनराशि का 50% और बाकी बची हुई धनराशि का 50% में दोनों को बांट दिया जाएगा। इस तरह से हर वर्ष धनराशि का वितरण किया जाता है नोबेल अवार्ड में। तो हम लोग मैडम क्यूरी के बारे में बात कर रहे थे, तो इन्होंने 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। उसके साथ ही इन्हें 1911 में भी यानी 1911 में रेडियम के खोज के लिए केमिस्ट्री के फील्ड में भी नोबेल दिया गया है। तो इनके लिए एक खास बात भी है कि ये इकलौते ऐसे व्यक्ति है जिन्हें 2 अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में नोबेल मिला है। विज्ञान की अलग अलग शाखा फिजिक्स और केमिस्ट्री, बाकी और कुछ भी हम नाम बताऊंगा, लेकिन वो सारे एक ही फील्ड में साइंस से रिलेटेड है। लेकिन इकलौती मैडम क्यूरी ही है जिन्हें साइंस के फील्ड में 2 अलग अलग शाखाओं में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले नाम है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन आपने नाम सुना होगा। इन्होंने 1956 में ट्रांजिस्टर थ्योरी दी थी, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था 1956 में। 1972 में इन्हें सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी देने के लिए फिजिक्स के फील्ड में ही दोबारा नोबेल दिया गया। तो इन्हें 2 बार नोबेल कब एक 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए दिया गया और दूसरी बार 1972 में सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी के लिए दिया गया। दोनों अवार्ड इन्हें फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें भी 2 बार नोबेल, एक बार 1958 में और एक बार 1980 में दिया गया। 1958 में इन्हें इंसुलिन की खोज के लिए केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया और 1980 में डीएनए के बारे में बताने के लिए केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल दिया गया। तो इनको भी दोनों एक ही फील्ड में केमिस्ट्री में ही, एक 1958 और एक 1980 में। 1958 में इंसुलिन की खोज के लिए और 1980 में डीएनए के सिद्धांत के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट एक और व्यक्ति है एल पॉलिंग। एल पॉलिंग का भी नाम आपने शायद सुना होगा। एल पॉलिंग, जिन्हें 1954 और 1962 इन 2 साल इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनमें पहली बार 1954 में केमिकल बॉन्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इनके द्वारा ही दी गई थी। उनको केमिस्ट्री के फील्ड में 1954 में केमिकल बॉन्ड की थ्योरी देने के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और इसके अलावा 1962 में परमाणु हथियार की रोकथाम या उसके सही से उपयोग किए जाने के सुझाव के लिए इन्हें पीस के रूप में यानी शांति के रूप में 1962 में अवार्ड दिया गया। तो एक बार इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में और एक बार पीस के फील्ड में। एल पॉलिंग की भी एक खास बात है कि इन्हें जितने बार भी अवार्ड दिया गया वो 2 बार अवार्ड दिया गया और दोनों बार इन्हें अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है। अनशेयर्ड नोबेल प्राइज इन द सेंस कि इन्हें दोनों बार जो प्राइज मिली थी वो किसी और से साझा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, यानी कि दोनों बार इन्हें सिर्फ इकलौता अवार्ड दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि 1903 में मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को भी दिया गया था, तो उनके अवार्ड की धनराशि आपस में आधी आधी बढ़ गई होगी। लेकिन एल पॉलिंग इकलौते है जिन्हें दोनों बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है, मतलब दोनों बार इन्हें इकलौता रूप में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब हम लोग कुछ और लॉरिएट के बारे में जानेंगे जो कि एक संगठन से है, जैसे कि एक है ICRC यानी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, उनके लिए ये नोबेल पुरस्कार इनको भी दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि 1901 में जो सबसे पहले शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को, और हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, उन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो रेड क्रॉस संगठन को भी अवार्ड दिया गया। जरूरी नहीं है कि कोई भी अवार्ड किसी व्यक्ति को ही दिया जाए, किसी संगठन को भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो ICRC जो है, इन्हें ये अवार्ड 3 बार दिया जा चुका है, जो कि एक खास बात है। इन्हें 3 बार, एक बार 1917 में, एक 1944 में और एक 1963, 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया और तीनों बार इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया। और एक और इसी तरह संगठन है UNHCR, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी जो है, इन्हें भी 2 बार नोबेल अवार्ड दिया गया है, एक 1954 में, एक 1981 में, 1954 और 1981। इसको भी ये दोनों साल शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है।
तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि रेड क्रॉस को किन किन वर्षों में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको अब जवाब दे सकते हैं कि 1917, 1944, 1963। उसी तरह यूएनएचसीआर को 2 बार नोबेल अवार्ड दिया गया, 1954 और 1981 में। कुछ और लॉरिएट के बारे में जानेंगे जो कि फैमिली लॉरिएट है, यानी कौन से ऐसे विजेता है जो कि पूरी तरह से फैमिली रूप में है। तो जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आते हैं क्यूरी की फैमिली। मैडम क्यूरी जो थी उन्हीं की फैमिली जो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट फैमिली लॉरिएट अवार्ड है इस, क्योंकि इनके फैमिली में इनको मैडम क्यूरी यानी इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, इनकी बेटी इरेन जूलियट क्यूरी और इनके दामाद फ्रेडरिक जूलियट, ये चारों को नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बड़ी लॉरिएट है, एक खास बात है इनके लिए। जो मैडम क्यूरी है और पियरे क्यूरी है, इनको दोनों को एक ही वर्ष 1903 में रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में फिजिक्स के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। और जबकि इरेन जूलियट क्यूरी इनकी बेटी और फ्रेडरिक जूलियट इनके मैडम क्यूरी के दामाद, इन दोनों को भी अवार्ड इनकी जो मैडम क्यूरी द्वारा जो खोज की गई थी रेडियो एक्टिविटी, इसी के एडवांस वर्जन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए केमिस्ट्री में 1935। तो आप देख सकते हैं कि जो मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी को फिजिक्स में दिया गया था, जबकि इरेन जूलियट क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1935 में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया। तो ये हो गया कंप्लीट फैमिली का लॉरिएट जो कि क्यूरी फैमिली को सबसे ज़्यादा दिया गया। उसी तरह कई सारे और फैमिली है जिसमें जैसे कि कई सारे ऐसे फैमिली बिलोंग करते हैं, जैसे फादर एंड सन का फैमिली बोल सकते हैं, उसको भी नोबेल अवार्ड मिला है। कई सारे ऐसे जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड जो है उनको नोबेल अवार्ड मिला है। कई सारे ऐसे भी है जिसमें ब्रदर एंड ब्रदर मतलब 2 भाइयों को नोबेल अवार्ड मिला है। तो उस तरह से कई सारे लॉरिएट है, लेकिन हम इस वीडियो में जो खास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे उसी के बारे में बताएंगे। जैसे कि फादर एंड सन फैमिली में एक फादर थे विलियम ब्रैग और उनके बेटे लॉरेंस ब्रैग। इन दोनों को 1950 में ही एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल एक्सरे के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग को एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल एक्सरे जिनका खोज रॉन्टजन किया था और 1901 में पहला फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था, उन्हीं के एक्सरे के क्रिस्टल के एनालिसिस के लिए विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग को 1915 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। इनके बारे में एक और खास बात है कि जो इनके बेटे थे लॉरेंस ब्रैग, ये अभी के दूसरे सबसे युवा नोबेल अवार्ड विजेता रहे हैं, जो कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल अवार्ड जीता था। इनका रिकॉर्ड 2014 में मलाला यूसुफजई द्वारा तोड़ा गया था। उससे पहले सबसे कम उम्र के नोबेल अवार्ड विजेता में लॉरेंस ब्रैग ही थे। तो मलाला यूसुफजई के सबसे कम उम्र में होने के बाद नोबेल अवार्ड जीतने के बाद लॉरेंस ब्रैग दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जो सबसे युवा हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फादर एंड सन में ही एक और नील्स बोर और उनके बेटे आगे नील्स बोर, इन दोनों को भी नोबेल अवार्ड दिया गया है। जबकि नील्स बोर को फिजिक्स के क्षेत्र में 1922 में एटम के स्ट्रक्चर और उसके रेडिएशन एमिनेटिंग के बारे में बताया गया था, उसके लिए इन्हें 1922 में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। और उनके बेटे एगे नील्स बोर को 1975 में कलेक्टिव मोशन एंड पार्टिकल मोशन के बारे में बताने के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये हो गए फादर एंड सन के एक और लॉरिएट। इसके अलावा और कई भी फादर एंड सन के लॉरिएट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में बोला जाए तो यही है। जैसे कि एक और बता देते हैं कि एक जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनको और उनके बेटे को भी नोबेल अवार्ड दिया गया। तो वो भी एक फादर एंड सन फैमिली में लॉरिएट के रूप में सामने आते हैं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि नोबेल अवार्ड में सबसे यंगेस्ट कौन है। तो मलाला यूसुफजई, जिन्होंने मात्र 17 साल में 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड जीता था। मलाला यूसुफजई जो कि कहाँ की है, तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है। इन्होंने 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ साझेदार के रूप में आधे हिस्से यानी कि मलाला यूसुफजई और आधे हिस्से भारत के तरफ से कैलाश सत्यार्थी जो थे उनको दिया गया था। इन दोनों को एक ही वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था।
तो मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट है। ये किनका रिकॉर्ड तोड़ी थी? तो अभी मैंने बताया लॉरेंस ब्रैग, जिन्होंने 25 साल की उम्र में फिजिक्स के क्षेत्र में 1915 में नोबेल अवार्ड जीता था। किसके लिए जीता था? तो एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल ऑफ एक्सरे, उसकी खोज के लिए इन्होंने 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में नोबेल अवार्ड जीते थे। उसी तरह अगर ओल्डेस्ट नोबेल अवार्ड विनर के बारे में बात किया जाए तो सबसे उम्र दराज बोला जाए तो जॉन बी गुड इनफ, जिन्हें 2019 में ही केमिस्ट्री के क्षेत्र में 97 ईयर में ये अवार्ड दिया गया था। और उसी तरह ये रिकॉर्ड जो है आर्थर आस्किन जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ के ये अवार्ड जीते थे। आर्थर आस्किन को 96 ईयर में फिजिक्स के क्षेत्र में उनके ठीक पिछले वर्ष 2018 में नोबेल दिया गया था। तो उसी तरह अगर बोला जाए युवा में दूसरे कौन है जो नोबेल अवार्ड जीते हैं, तो वो लॉरेंस ब्रैग है। और बोला जाए उम्रदराज में सबसे दूसरे कौन है, तो वो आर्थर आस्किन है, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 2018 में 96 की ईयर की उम्र में नोबेल अवार्ड दिया गया। तो ये पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अगले पार्ट में भी आप जुड़िएगा, उसमें आपको इंडियन व्यक्तित्व वाले कौन कौन है जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है और उन्हें किस किस फील्ड में दिया गया है, और उससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंटरेस्टिंग बातों को ही बताऊंगा। तो मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।